यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज वैसे तो ये वेस्ट बंगाल टेट का एग्जाम है जो कल हुआ था, और इतने सारे मेल्स आए कि मुझे ये आंसर की बनानी ही पड़ रही है, नहीं तो मैं खुद बहुत व्यस्त थी केवीएस को लेकर के, सी टेट को लेकर के। तो ये पेपर 1 है आपका वेस्ट बंगाल टेट का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सी टेट वाले भी इसको बिल्कुल देख सकते हैं, बेझिझक होकर के इसको एक टेस्ट के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम था अगर एक दो क्वेश्चन को छोड़ दें तो अब हमें बंगाली तो आती नहीं है, तो ये तो वहीं वाले लोग पढ़ पाएंगे। बट हाँ, इंग्लिश में मैं आपके जो 30 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो मैं मार्क करा दूंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल ऑफलाइन क्लास रही, थोड़ी सी व्यस्तता, थकान, सारी चीजें जो है हेक्टिक हो गई। सीटेट का अपना कल से कंटिन्यू करेंगे। 8.5 घंटे की मैराथन आपके पास है जो अभी लेटेस्ट कराई है, उससे पहले सारे सब्जेक्ट्स की मैराथन आपके पास हैं, तो इतने आप वो देख लीजिए, और 600 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कराई है वो देख लीजिए। ठीक है ना, तो आते हैं और समझते हैं क्वेश्चंस को। अपना कल 9 बजे फिर आगे की पढ़ाई करेंगे। इसको टेस्ट के रूप में अगेन आप सभी ले सकते हैं, क्योंकि पूरे देश भर में आप लोग देखते हैं, अगर हम लेट्स लर्न की बात करें और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की ज्यादातर चीजें जो है वो कॉमन भी रहती हैं टेट एग्जाम्स में। केवीएस का सिलेबस काफी बदला है, उस पर मैं लगी हुई हूँ, थोड़ा सा आप इंतजार करेंगे। परसों आपको एक डेमो क्लास भी मिल जाएगी, और जो बैच है केवीएस के लिए वो भी आपका लाइव है, जो सिर्फ पेडागोजी पढ़ने के इच्छुक है, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स वो खुद पढ़ लेंगे या जैसे भी वो लोग कर रहे हैं। बट पेडागोजी जो 60 नंबर की है, पीआरटी में, टीजीटी पीजीटी में 40 नंबर की है, विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, विद जो भी हम बेहतर कर सकते हैं वो करेंगे। ये बैच ऑलरेडी डिस्काउंट में, तो आप लोग इस पे कूपन मत मांगिएगा। ये 800 का बैच है, लोएस्ट ही है एक तरह से, फर्स्ट बैच आया था इस प्राइस पे। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जितने भी लोग पेडागोजी डिटेल में पढ़ने के इच्छुक हैं, केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ पेडागोजी भी पढ़ना चाह रहे हैं डिटेल में, तो वो ये बैच ले सकते हैं। एडमिशन से स्टार्ट हो गई, परसों से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत बढ़िया, देखिएगा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है पहले ये समझेंगे और देखेंगे क्या कहानी चल रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू एड्रेस द नीड्स ऑफ, ये सीटेड वाले से बचे ना, ये करना है आपको भी सॉल्व साथ साथ। अगर हम बात करें टू एड्रेस द नीड्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन है कि डिफरेंटली एबल्ड जो लर्नर्स हैं उनकी नीड्स को कंसिडर करने के लिए इंक्लूसिव क्लासरूम में कौन सा एक तरीका सही होगा, किस तरीके को अडॉप्ट किया जाना चाहिए टीचर्स के द्वारा। तो इसका जो आंसर है, हम डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे। अप्रोच फोकसिंग ऑन लर्नर्स डेफिसिट, भाई बच्चे की कमजोरी पे थोड़े ना फोकस करेंगे, या डिसेबिलिटी पे थोड़े ना फोकस करेंगे, या फिर हम कहें जो सिमिलर क्या लिखा हुआ है, सिमिलर मैनर में सबको एक तरीके से नहीं पढ़ाते, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, मैराथन में सब कुछ कराया हुआ है। अगर हम बात करें अप्रोच फोकसिंग ऑन लर्नर्स स्ट्रेंथ, हर एक बच्चे की अपनी एक स्ट्रेंथ होगी, उसकी अपनी एक पकड़ होगी, उसके अंदर एक क्षमता होगी, यूनिकनेस होगी, उस पर फोकस करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहती है, इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ये कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलेवेंट रीजन फॉर असेसिंग लर्नर्स बिफोर प्रेजेंटिंग अ लेसन। यानी आप जब एक लेसन प्रेजेंट करते हैं तो आप बच्चे को असेस करते हैं, प्रीवियस नॉलेज उसकी टेस्ट करते हैं, तो इनमें से कौन सा एक जो रीजन है वो रेलेवेंट नहीं है बच्चे को असेस करने के लिए। रेडीनेस के वो तैयार है नहीं, ये तो इंपॉर्टेंट है। आप लर्नर्स को अवेयर करते हैं शुरू करने से पहले, सही है। टू फॉर्म डिफरेंट लर्निंग ग्रुप्स, ये बात भी सही है कि जब आप कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग के लिए आपको पता लग जाएगा बच्चे पहले से कितना जानते हैं। लेकिन एक चीज इसमें गलत है, और गलत ही पूछा है क्योंकि नॉट लिखा हुआ है कई सारे क्वेश्चंस में। टू फैसिलिटेट लर्नर्स टू प्रैक्टिस कोर टीचिंग स्किल्स, कोर टीचिंग स्किल्स आपकी होती हैं एनसीईआरटी में गिवन है बहुत सारी कोर टीचिंग स्किल्स। माइक्रो टीचिंग में होती है ये चीजें कि आप स्टिमुलस वेरिएशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लासरूम है प्रॉपर, ये टीचिंग ट्रेनिंग नहीं चल रही है। कोर स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए आप ये काम करेंगे, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, द लेवल ऑफ टीचिंग इन विच द लर्नर कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डिफाइन इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय यूजिंग क्रिटिकल एंड क्रिएटिव एबिलिटीज। बच्चा जो है समालोचनात्मक चिंतन और क्रिएटिविटी का यूज करके किस लेवल पे, तो ये हम पढ़ते हैं पेडागोजी स्पेशल वगैरह में भी अगर आप रहे होंगे, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है जब क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव एबिलिटी की चिंतन की बात हो। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, बस याद कर लिया, अंडरस्टैंडिंग क्या है, समझा दिया। लेकिन जब क्रिटिकल थिंकिंग, दिमाग पर जोर पड़े, तो रिफ्लेक्टिव लेवल है ये। इसको मैं मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, MUR से हम ये डिस्कस करते हैं। 3 लेवल्स होते हैं टीचिंग के। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वाला जो चैप्टर है आपका, जो लोग बैचेस में हैं उनको बात अच्छे से पता है, सीटेट में पूछा नहीं जाता इसलिए मैं कराती नहीं हूं, बट जान लीजिए क्या पता कहां से टपक जाए, पेडागोजी में तो आता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। अब ये सभी के लिए कॉमन क्वेश्चन है कि प्राइमरी लेवल के लिए कौन सा एक सही सिद्धांत नहीं होगा पढ़ाने का।
कि आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखें, सही सिद्धांत है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलें, बिल्कुल सही है। जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट, सही है। लेकिन आप प्रोवाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन या इनफ इंफॉर्मेशन टू लर्नर, यानी बच्चे के दिमाग में सिर्फ इंफॉर्मेशन भर दो, वो भी प्राइमरी लेवल पे। आप तो उसको बाकी चीजें करने देते हैं ताकि वो समझ अपनी पैदा कर सके, ना कि यह है कि इंफॉर्मेशन भर देनी है, ठूस ठूस के दिमाग को भर दो। इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन तो रोट लर्निंग हो गई, फिर रटना हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देयर आर 2 टास्क्स इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन में क्या है, 2 टास्क होते हैं। एक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दूसरा है हैबिट फॉर्मेशन। तो इसको किसको प्राइमरी माने और किसको सेकेंडरी माने? तो बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग ये प्राइमरी जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकता है और हैबिट फॉर्मेशन सेकेंडरी, और इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। तो अभी हम यहां पर ये लेके चल रहे हैं कि पहले हैबिट फॉर्मेशन हो जाए, फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हम कर देंगे। तो सेकेंड का हम ए मान सकते हैं और फर्स्ट का हम बी मान सकते हैं, ठीक है ना। अभी के लिए इसको डी कंसिडर कर रहे हैं, बट ये उन 2-3 क्वेश्चंस में है जिन पे डाउट है, जिनके लिए आप ऑफिशियल आंसर की का वेट करें। और जब ऑफिशियल आंसर किया है तो मुझे मेल भी कर दें, himanshi.edu10@gmail.com, ताकि अगर 1-2 क्वेश्चंस में गड़बड़ है तो वो ऑफिशियल के अकॉर्डिंग ठीक कर ली जाए। ठीक, ऐसा पेडागोजी में अक्सर होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, अ टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स ट्राई टू डू इट एंड यू विल लर्न। अब ये सीटेट में भी पूछा जा चुका है और ये मैं बहुत बार एग्जांपल भी देती हूं कि ट्राई टू डू इट यानी करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन को डेवलप करने के लिए है ना। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं टीचर? यहां इंट्रिंसिक मोटिवेशन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा अंदर से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अचीवमेंट मोटिवेशन एनकरेज करने के लिए कोई उद्देश्य सामने होना चाहिए कि आप जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये सारी बातें होती है अचीवमेंट मोटिवेशन में। एक्सटर्नल ये है नहीं, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, फॉलिंग डाउन ऑन अ फ्लोर। एक बच्चा जो है एक फ्लोर पे, फर्श पे लेट जाता है और स्टार्टेड टू हिट द फ्लोर आउट ऑफ एंगर। गुस्से में फ्लोर को, जमीन को ऐसे पीटने लगता है, वो अपना गुस्सा जमीन पर निकाल रहा है। तो ये किस प्रकार की थिंकिंग है पियाजे के अकॉर्डिंग? देख रहे हो, ये वैसे फ्रॉइड का जो कहानी है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की, वहां से है क्वेश्चन, लेकिन पियाजे से जोड़ दिया, कुछ भी कहीं भी जोड़ा जा सकता है। तो अब ये तो सीटेट के लिए भी रेलेवेंट बन गया। तो इस स्थिति में बच्चे की ये एनिमिस्टिक थिंकिंग है, उसको लग रहा है सजीववाद है, उसको लग रहा है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को दर्द होता है। जो नॉन लिविंग चीजें हैं, जो फर्श है, फ्लोर है, उसको भी दर्द होगा, गुस्सा आ रहा है उसको, तो गुस्सा निकाले जा रहा है कहां? फ्लोर पर। ठीक है, तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेमोरी इज, यानी मेमोरी का पहला स्टेप तो क्या होगा? रिटेंशन। तो भाई पहले आप अटेंशन पे करेंगे तब रिटेंशन होगी। ठीक, रिकॉल भी पहले दिमाग में स्टोर होगा तब होगी। इसमें रिकॉग्निशन की भी पॉसिबिलिटी है और लर्निंग की भी, लेकिन लर्निंग यहां ज्यादा बेहतर ऑप्शन है क्योंकि इसको हम एनकोड की तरह देख सकते हैं। जो अगर हम देखें पहला स्टेप एनकोडिंग होता है कि आपने इंफॉर्मेशन पहले समझी तो सही, रिकॉग्नाइज अपने ब्रेन में की, एनकोड की। ठीक, और इसको लर्निंग कह सकते हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि सी भी सही हो, लेकिन ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो डी की है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इस पे डाउट है, लेकिन ज्यादा संभावना है कि डी ऑप्शन इसमें सही हो, क्योंकि कुछ थियरिस्ट हैं जो इसको लर्निंग भी मान लेंगे और रिकॉग्निशन भी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कोहलबर्ग के जो मॉरल डेवलपमेंट है वो कौन सी स्टेज है जब एक इंडिविजुअल वर्क टू प्लीज हिज और हर फैमिली मेंबर्स एंड नेबर्स। यानी एक बच्चा काम इसलिए करेगा क्योंकि वो प्लीज करना चाहता है, खुश करना चाहता है, किसको? आसपास के लोगों को या फैमिली मेंबर्स को। तो ये अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, गुड बॉय, नाइस गर्ल ओरिएंटेशन थर्ड स्टेज है। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अप्रूवल चाहेगा माँ बाप का या आसपास के लोगों का, है ना। प्राउड फील करेंगे पेरेंट्स अगर उनकी बात मानी जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये क्या कहता है। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज नॉट पेडागोजिकली appropriate for learning in the constructivist approach। कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी जहां बच्चा एक्टिव है, वहां पे कौन सी एक स्ट्रेटजी सही नहीं होगी? तो एनकरेज करना, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ये तो सही है। ग्रुप कोलैबोरेशन सही है। कंस्ट्रक्ट, बच्चा जहां भी एक्टिव है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, लेकिन ड्रिल एंड रिकॉल रट्टाफिकेशन होता है, नेगेटिव बात है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो यही गलत है, इसीलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, आपका सबका फेवरेट क्वेश्चन है ये, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। सेफेल का मतलब ही मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है। तो हेड टू टो जाता है सेफेलोकॉर्डल में, तो हेड टू टो। और दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल अगर होता तो ये सेंटर टू ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जनरल टू स्पेसिफिक, सब सही हो जाते। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो पूछा है, आ सोशल साइंस टीचर मे मेक लिंकेज जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स व्हाइल टीचिंग हिस्ट्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सीटेट के लिए भी बहुत रेलिवेंट है कि एक सोशल साइंस के टीचर हैं,
जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स में लिंक करके पढ़ाते हैं, उनको जोड़ करके पढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहलाती है, जब आप आपस में सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके पढ़ाएं। तो एडिशनल बर्डन नहीं है, ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, जिसकी बात एनसीएफ भी करता है। मल्टीपल डिसिप्लिन्स को आप जोड़ करके पढ़ाएं, इंटीग्रेटेड टीचिंग हो जाएगी ये। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा है, अकॉर्डिंग टू पियाजे's व्यू द चाइल्ड लर्न्स दैट वाटर कैन बी फ्रोजन एंड देन थॉड टू बिकम लिक्विड अगेन। यानी बर्फ को पानी बना सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, जमा सकते हैं और लिक्विड बनाया जा सकता है वापस से, यानी लिक्विड टू आइस, आइस टू लिक्विड। अभी हमने मैराथन में ये चीजें डिस्कस की हुई हैं। इसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी का गुण, के रिवर्स हो सकती हैं चीजें। ठीक, क्लियर है? रिवर्सिबल थिंकिंग है ये। और ये किस स्टेज में आएगी? ये आ जाएगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। द मेमोरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमेंबरिंग हाउ टू डू थिंग्स, यानी चीजों को करते कैसे हैं, किस टाइप की मेमोरी में आएगा। तो ये प्रोसीजर है। मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल कैसे चलाते हैं उसका प्रोसीजर है। जब आप चल भी रहे हैं, जितनी भी मोटर एक्टिविटीज हैं वो सब इसी में आती हैं। आप शू लेसेस बांध रहे हैं, टाई लगा रहे हैं, ये प्रोसीजर पता है आपको उस चीज का। तो ये प्रोसीजरल मेमोरी का पार्ट है। जो सिमेंटिक मेमोरी होती है, जो आपने दिमाग में स्टोर किया है नॉलेज, जैसे आप पढ़ रहे हैं जो चीजें, वो सिमेंटिक में चली जाएंगी। एपिसोडिक है, जो आपके जीवन में एपिसोड्स घटे हैं या जो आपने देखा है। ऑटोबायोग्राफिकल तो मतलब आपका खुद का ही वो अनुभव हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आप मूवी देख के आए, वो एपिसोडिक में है, आपकी लाइफ की कोई बात है ऑटोबायोग्राफिकल में है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। अ टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू मेंशन डिफरेंट नॉन कन्वेंशनल यूजेस ऑफ टी कप्स। दिस टीचिंग टेंड्स टू डेवलप अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। एक्चुअली यहां थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग तो नहीं है। एक टी कप है, कप बनाने का प्रयास मैं कर सकती हूँ, बट आपको पता ही मेरी ड्राइंग कितनी वाहियात है ना। मान लीजिए ये कप है, इसके मल्टीपल यूजेस क्या हो सकते हैं, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब क्रिएटिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज एबिलिटी, कॉन्क्रीट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं। अगर सिर्फ कप दिखा करके कुछ पढ़ाते हैं तो कॉन्क्रीट हो जाता है, लेकिन कुछ नया सोचने को मजबूर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्रिएटिविटी हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। हो बहुत तेजी से जा रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कहीं और ही चले गए हैं सरकार। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। हाँ, ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये कह रहे हैं 2 ऑब्जेक्टिव हैं पेडागोजी के, 2 तरह के। एक ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है एम्स और गोल्स। तो ऑब्जेक्टिव्स जुड़े हुए होते हैं स्टूडेंट्स से, जो कि हम लेसन प्लानिंग में बनाते हैं ना, जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। एम्स टीचर से और गोल्स नेशन से। तो फर्स्ट का ए हो जाएगा और सेकंड का बी हो जाएगा। नहीं, हाँ ठीक है, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी। और थर्ड के लिए फिर तीनों का ऑप्शन हमारे हाथ में नहीं है, थर्ड का ए नहीं होगा, तो सी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज नॉट रेलिवेंट टू चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी विकास के सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। पहले ही दिन मैराथन में बताया था अच्छे से। क्या है ये? सीक्वेंशियल होता है, ऑर्डरली होता है, कॉन्टिन्यूटी होती है, जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, लेकिन रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। मॉडिफिएबल तो है, परिवर्तन तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता आज जवान है कल बच्चे हो जाएंगे, अडल्टहुड से चाइल्डहुड में चले जाएंगे। ये रिवर्सिबिलिटी की संभावना यहां नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? अ टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड ट्वाइस इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑन अ ग्रुप ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स अंडर आइडेंटिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस। देखना एक बार सामने दिख पाएगा। द मीन स्कोर्स ऑफ द स्टूडेंट्स रिमेन वेरी क्लोज। इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं थोड़ा सा और अब शायद आप इसको पूरा पढ़ पा रहे होंगे। देखिएगा, तो कुल मिला के बात यह है कि एक डेफिनेट इंटरवल पे, मतलब 1 घंटे, आप अभी 10 बजे कोई टेस्ट लिया 10 AM, फिर 11 या 12 बजे मान लीजिए दोबारा से टेस्ट ले लिया, ठीक, या 1-2 दिन बाद ले लिया, एक इंटरवल पे। सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, आइडेंटिकल एनवायरमेंट, वही क्लासरूम है, वैसे ही बैठे हुए हैं सब, स्कोर लगभग सेम आ रहा है। इसका मतलब टेस्ट रिलायबल है। बाकी सारी चीजें आइडेंटिकल है, ना बच्चों ने एक्स्ट्रा पढ़ा है ना कुछ और, उसी तरह का टेस्ट दोबारा लिया गया है। सेम टेस्ट को अलग अलग ग्रुप पे हम क्या चेक कर रहे हैं? रिलायबिलिटी। अगर एग्जामिनर अलग अलग चेक करे तो ऑब्जेक्टिविटी है। जैसे आप रीचेकिंग कराते हैं तो वो ऑब्जेक्टिविटी का गुण कहलाएगा। एक स्टैंडर्ड टेस्ट का वैलिड होता है कि उस उद्देश्य के लिए बना है या नहीं। रिलायबिलिटी है जब आप मल्टीपल टाइम्स सेम ग्रुप पर अप्लाई कर रहे हैं, अलग भी हो सकता है ग्रुप, तब वो रिलायबल है टेस्ट, लगभग स्कोर अगर सेम आता है तो। जैसे
पेपर लेकर के टीचर दूसरी नोटबुक दे देते हैं कि भैया इस पे लिखो साफ, अगर चीटिंग नहीं कर रहे थे। ये मैं बता चुकी हूं मैराथन में। कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग अ टीचर कैन इनकलकेट मॉरल वैल्यूज, ये भी मैंने कोहलबर्ग की थियरी जो जस्ट अभी करी थी हमने, उसमें डिस्कशन किया था कि मॉरल डेवलपमेंट किससे होता है, मॉरल डिस्कशन से होता है, ऐसा कोहलबर्ग कहते हैं। यानी जो इश्यूज हैं वो क्लासरूम में डिस्कस होने चाहिए, डिलेमास होनी चाहिए, तब रीजनिंग लगाएंगे बच्चे, ये बात कोहलबर्ग कहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी थियरी भी इसी तरीके से डिजाइन की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। When old memories inhibit new learning, then this phenomenon is called, यानी जो पुरानी मेमोरीज हैं, जो पहले का सीखा हुआ है, वो नए सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो इसको प्रोएक्टिव इनहिबिशन कहते हैं। रेट्रोएक्टिव होगा जब आपने जो पुराना सीखा है, नए सीखने की वजह से पुराना डिस्टर्ब हो, जो आप आज सीख रहे हैं उससे वो डिस्टर्ब हो रहा है जो आपने पहले सीखा है, तब रेट्रोएक्टिव होगा। रेट्रो का मतलब है पुराना। यहां पे बात हो रही है कि नया सीखने में पुरानी मेमोरीज बाधा बन रही हैं, और अगर पुराना डिस्टर्ब हो रहा होता नया सीखने में तो रेट्रोएक्टिव होता, यहां प्रोएक्टिव होगा, क्योंकि जो आप आज सीख रहे हैं वो बाधित हो रहा है किसकी वजह से, पुराने सीखे हुए की वजह से। तो ये ए ऑप्शन होगा, इसमें बी नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा, बी ए होगा इसमें। ठीक, नहीं तो इसको पढ़ के पहली बार में ऐसा लग सकता है कि रेट्रोस्पेक्टिव की बात हो रही है। 5E मॉडल हमने ईवीएस में डिस्कस किया है, अभी जब मैराथन होंगे तो आपके दोबारा डिस्कस करेंगे। तो 5E मॉडल की जब हम बात कर रहे हैं तो वो कौन सी स्टेज है जहां पे स्टूडेंट्स कंडक्ट एक्टिविटीज, प्रिडिक्ट एंड फॉर्म हाइपोथेसिस, यानी बच्चे क्या कर रहे हैं, एक्टिव हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। दिस इज एक्सप्लोरेशन स्टेज, जब वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, हाइपोथेसाइज कर रहे हैं कि अच्छा इसका क्या हो सकता है, क्या निकल करके आएगा इस बात से, एक्टिविटीज डिफरेंट डिफरेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, चाइल्ड्स इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन फ्रॉम अनदर्स पर्सपेक्टिव, यानी दूसरे के पक्ष से बच्चा देख नहीं पाता, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ नहीं पाता, उसको लगता है जैसे मैं सोचता हूं पूरी दुनिया वैसे ही सोचती है। तो ये है ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, यानी बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं समझ पा रहा, वो बिल्कुल ईगोसेंट्रिक है, सेल्फ सेंटर्ड है। ठीक है जी। ट्रांसडक्टिव आपको बताई हुई है, उसको लगता है ट्रांसडक्टिव क्या है कि मेरी बॉल गोल है, चंदा मामा गोल है, चंदा मामा मेरी बॉल जैसे हैं। तो ये ट्रांसडक्टिव रीजनिंग है जिसमें रीजन नहीं होता। ये कब आती है, ये प्री ऑपरेशनल में आती है, सीटेट वाले इसको ध्यान में रख सकते हैं। सेंट्रेशन आपको पता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस भी, ये किसके गुण हैं, तीनों, बाकी के तीनों गुण हैं 2 से 7 वर्ष के, मतलब ये चारों ही गुण 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज के हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा एक बार, इसको और छोटा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, कोई कह रहा है ये कौन सी लिपि है, ये बंगाली भाषा है, WB टेट का पेपर है ना। देखिएगा सिलेबस सेम है लगभग। इन दी क्लासरूम ऑफ अ प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स यूजुअली कम फ्रॉम डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड्स इन टर्म्स ऑफ कल्चर, यानी एक क्लास में कल्चर डिफरेंट है बच्चों का, अलग अलग रिलीजन के बच्चे हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस के बच्चे हैं, कास्ट सिस्टम डिफरेंट है, यानी डाइवर्सिटी है क्लासरूम में। बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, टीचर टास्क का, जिससे क्लासरूम इंक्लूसिव बन सके, जिससे बच्चे बेहतर तरीके से सीख सके। ठीक है दिनेश कुमार, बताइए। टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज और हर ओन स्टीरियोटाइप्स, यानी टीचर के खुद के तो स्टीरियोटाइप नहीं है किसी जाति विशेष को लेकर के, ये इस बात का चिंतन करना, रिफ्लेक्ट करना, बात तो सही है। टू इंक्लूड एंड एम्फसाइज डाइवर्सिटी ऑफ चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, यानी बच्चों का जो अनुभव है, डाइवर्सिटी है, उसको इंक्लूड करना, बिल्कुल सही बात है, अलग अलग कल्चर से, कास्ट से बच्चे हैं। टू क्रिएट इंस्टीट्यूशनल ईथॉस टुवर्ड्स इक्वालिटी, यानी एक इंस्टीट्यूट में ऐसी एनर्जी क्रिएट करना जिसमें इक्वालिटी की बात होती हो, बिल्कुल पॉजिटिव बात है। टू इंस्ट्रक्ट चिल्ड्रन टू अकोमोडेट द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड करिकुलम, देखिए स्टैंडर्ड या यूनिफॉर्म करिकुलम फॉलो नहीं करते, इंक्लूसिव में डिफरेंशिएटेड, सबके लिए सबको एक डंडे से नहीं हाँकना, तो ये 4th पॉइंट गलत है, बाकी तीनों 100% सही है। तो 1st, 2nd और 3rd इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन सही हो गया। यहां आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिएगा एक बार। देखिएगा जब हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, कौन सी एक बात सही नहीं है, किसके बारे में, पेडागोजी के बारे में। पेडागोजी क्या होती है, आर्ट ऑफ टीचिंग, साइंस ऑफ टीचिंग, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में कैसे हम अडेप्ट करेंगे, कैसे सिखाएंगे, बच्चे की नीड्स क्या होंगी, क्या स्टाइल्स होंगी लर्निंग की, उस हिसाब से मेथड्स डिजाइन किए जाते हैं, वो पेडागोजी है। कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, सारी चीजें पेडागोजी डिसाइड करती है कि क्या वे होगा। साइंस ऑफ टीचिंग है, आर्ट ऑफ टीचिंग है। पेडागोजी इज द वेज एंड मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ करिकुलम, हाँ कि करिकुलम कैसे अप्लाई होगा, किन वेज में, क्या टेक्निक्स होंगी, बिल्कुल सही बात है। पेडागोजी इज यूजुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डोमिनेंट कल्चर, जो भी कल्चर वहां चल रहा होता है, जिस कल्चर में भी ये बात हो रही है, इंडिया में है तो इंडिया के अकॉर्डिंग प्रभावित हो जाएंगी चीजें। आपके टीचिंग मेथड टीचर्स
पे भी प्रभाव पड़ेगा। पेडागोजी इज नॉट रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड, ये पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। आप मेथड किस तरह से चूज करेंगे, नीड के अकॉर्डिंग, तो यही गलत है, इसीलिए सही है। तो सी ऑप्शन सही है। बाकी अक्रॉस द करिकुलम ऑफ कोर्स होता ही है, तो सी ऑप्शन यहां सही है। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन है। ये कहता है कि एक्सप्लोर वाइल टीचर एक्सप्लोर्स लर्नर्स इनडायरेक्ट एंड जनरल एक्सपीरियंस इन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। बच्चे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कैसे करते हैं लर्निंग और टीचिंग की प्रक्रिया में, प्रॉब्लम सॉल्विंग या कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कैसे होती है, उसके बारे में कौन सी एक बात सही है, बताइएगा एक बार फटाफट से। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये एक्सपोजर है, परसेप्शन है, डिफरेंट डिफरेंट। इसमें आपको पता है एक्सपोजर तो फिक्स ही है, एक्सपोजर क्या है, फिक्स है, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो एक ही सही है। 1% चांस है कि ऑप्शन सी को ये कंसिडर, सी को नहीं डी को कर सकते हैं, सी में एब्स्ट्रैक्शन पहले है ना। ठीक, तो वैसे ए ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें हल्का सा डाउट है, तो ए ऑप्शन यहां हम सही मान करके चल रहे हैं। लर्निंग टीचिंग बिकम्स मोर इफेक्टिव, यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो ज्यादा बेहतर बनेगी जब टीचर सिर्फ क्वेश्चन पूछे और बच्चे आंसर करें। पैसिव हो गया, बच्चा कहां एक्टिव है, सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे लिखे टीचर, जी नहीं। टीचर एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस एंड हेल्प देम टू आंसर, यानी बच्चे कहां हैं एक्टिव सबसे ज्यादा। भाई ये मूल मंत्र है पूरी पेडागोजी का, बच्चा सबसे ज्यादा सक्रिय जिस ऑप्शन में है वो बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है कि नहीं है। अब आती है बात टीचर असाइंस अ लॉट ऑफ होमवर्क, ये भी बेकार की बात हुई। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, इफ अ चाइल्ड हैज अ मेंटल एज, ये आपका आईक्यू का फॉर्मूला सीधा सीधा अप्लाई हुआ है, आप एक बार निकालिए। आईक्यू बताना है, 5 साल की मेंटल एज है, 4 साल का बच्चा है, फटाफट से MA/CA कर दो। आज भी वही बात है आपके पढ़ाने में, दीक्षा तिवारी कर रही हैं, आप बहुत पुराने टाइम से जुड़ी हुई हैं, सही है। अब पता चला हमें कि कैसा लगता है नॉन हिंदी वालों को, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, है ना। देखिएगा, कोई कह रहा है इंस्टा पे मैसेज किया बट देखा नहीं, यार बहुत सारे डीएम्स होते हैं इंस्टा पे, मैं सारे कैसे देख पाऊंगी, बट कोशिश रहेगी देख लें, टैग कर दिया करो। और बताओ, वेस्ट बंगाल से हूँ, आपकी वजह से WB टेट में पेडागोजी बहुत अच्छा हुआ मैम, थैंक यू सो मच, लव यू। ऋतु परना डे, बहुत बढ़िया जी। मुझे कल से इतने मेल, इतने कमेंट्स मिल रहे हैं WB टेट को लेकर के, इसलिए मैं मजबूर हुई हूँ, नहीं तो मैं CTET और KVS में इतनी बिजी थी, नहीं तो मैं आंसर की शायद अवॉइड करती। हेल्प कीजिए, समझिए क्या कह रहे हो मनीषा, बताओ, कर देंगे हेल्प। ठीक, पेपर 2 की आंसर की जो है इसकी मैं वो मार्क करके टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो आप लोग खुद देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा उतना समय भी नहीं है कि एक और सेशन इस पर लिया जाए। देखिएगा, अगर हम कोशिश रहती है 27 नंबर, कितना IQ आएगा निकाल दो, ये तो आप आंख बंद करके निकाल दोगे। IQ का फॉर्मूला क्या है, MA/CA, मावा या माका, ठीक, इंटू 100, यानी मेंटल एज। मेंटल एज क्या है, 5 साल, बच्चे का दिमाग 5 साल के लेवल पे काम करता है वो 4 साल का, जितने साल का है उसको नीचे रखेंगे, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 25 4 जा होते हैं 100, यानी 100, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, तो 125, 25 5 जा 125 IQ आ गया। देखो IQ 100 के ऊपर ही आएगा यदि जितनी एज है उससे ज्यादा मेंटल एज है तो। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बेंड्यूरा से है। द पर्सनैलिटी वेरिएबल थ्रू विच पीपल जनरली फील अबाउट देमसेल्व्स इज, यानी वो कौन सा वेरिएबल है पर्सनैलिटी का, यानी ये चेंज हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, थ्रू विच पीपल जनरली फील अबाउट देमसेल्व्स, उनको अपने बारे में कैसा लगता है, यानी बिलीव इन योर ओन एबिलिटीज इज नोन एज सेल्फ एस्टीम, या सेल्फ एफिकेसी, इसका थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन हो जाता है, तो हम कह सकते हैं वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है, हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत नेगेटिव एनवायरमेंट में आप हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपका खुद में ही विश्वास खत्म होने लग जाए, तो ये वेरिएबल है, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। तो सेल्फ एस्टीम, आज आप टेस्ट लगा रहे हैं, नंबर पूरे आ रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। वेरिएबल थ्रू विच पीपल फील अबाउट देमसेल्व्स, उनको अपने बारे में कैसा लगता है, ये सेल्फ एस्टीम है उनकी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू गार्डनर, गार्डनर के अकॉर्डिंग जो उनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी है, द कैपेसिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, मोटिवेशन एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के मूड को, दूसरों की मोटिवेशन को, दूसरों की डिजायर्स को, अदर्स अदर्स अदर्स। अदर्स का क्या मतलब हुआ, अदर्स मतलब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल, इंट्रा नहीं, इंट्रा होता स्वयं में, सेल्फ लिखा होता तो आंसर ये हो जाता, सेल्फ नहीं लिखा, अदर्स लिखा है, तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा और समझते हैं। Which one of the following is the correct sequence of steps for insightful learning? Insightful learning में 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, कभी ना कभी आपको बैचेस में या यूट्यूब पे भी किसी ना किसी क्लास में मैंने कराया होगा, एक रीट और यूपीटेट की प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर ही, शायद उसमें कराया होगा, मैंने आपको बताया होगा PIIV, ये क्रिएटिविटी की स्टेप्स में भी लागू होता है। इंसाइटफुल लर्निंग क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। प्रेपरेशन, इंक्यूबेशन, इंसाइट और वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में इलेबोरेशन और इवैल्यूएशन दोनों आ जाते हैं।
तो प्रेपरेशन, इंक्यूबेशन, इनसाइट और वेरिफिकेशन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरिफिकेशन लास्ट में होता है तो ये यहां नहीं आ सकता, ठीक। और इनसाइट मतलब प्रेपरेशन क्या है, आपको जितना भी किसी प्रॉब्लम के बारे में जानना है, प्रिपेयर करना है, आप करते हैं, फिर दिमाग में वो अंदर अंदर चलती रहती है प्रक्रिया, अचानक से आइडिया आता है इनसाइट, और लास्ट में आप वेरीफाई करते हैं जो सॉल्यूशन आया है वो सही है कि नहीं है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए? आप लोगों के कल से खूब मेल आए हैं जिन्होंने वेस्ट बंगाल टेट दिया है। ईवीएस के जो इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स जिन लोगों को पुराने काम आए, जिनको हिंदी इंग्लिश की, हिंदी की तो खैर पॉइंट ही नहीं है इसमें, इंग्लिश 3 सब्जेक्ट का मेरे को ज्यादातर फीडबैक आया है, सीडीपी, इंग्लिश और इंग्लिश पेडागोजी और ईवीएस। और जो पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट है 109, 110 ऐसे नंबर आप लोगों के जनरली आ रहे हैं। आउट ऑफ 30 बता दीजिएगा कितने ठीक हुए। वैसे भी जिन लोगों ने ये प्रैक्टिस के लिए किया होगा, ये पीडीएफ में सेंड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप लोग विश्वास दिखाते हैं देश भर से। कई बार ऐसा होता है कोई पेपर हुआ है मैं आंसर की नहीं बना पाई, जैसे अभी एस्टेट हुआ था, आई थिंक नवोदय विद्यालय का एग्जाम हुआ था, उसके लिए भी मेरे को कुछ मेल रिसीव हुए थे, बट उस टाइम पे मैं देख नहीं पाई। बाद में आज जब मैं मेल चेक कर रही थी तो मैंने देखा। तो ऐसा होता है, कई बार हेक्टिक होती हैं चीजें, कोई और एग्जाम पे फोकस है, मान लीजिए सीटेट और केवीएस पे अभी मेनली फोकस है। केवीएस के लिए परसों से क्लास आपकी मेरे साथ स्टार्ट हो जाएगी, बाकी टीचर्स की आज से हो गई है, टाइम टेबल आपको प्रॉपर मिल जाएगा, एक आध दिन आप और रुक जाइए। और ये पेडागोजी का बैच है स्पेशल, जिसको आप इन डिटेल पढ़ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं बिना टेंशन के। मेहनत इसमें हम करने वाले, मेहनत मेरी आपके साथ है। देश भर में आप अलग अलग जगह जॉब्स लेते हैं, टेट एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं, और ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की और मेहनत सफल होने वाली बात होती है ना। चलिए, हाँ, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रगति चौहान, बिल्कुल, जो पेडागोजी स्पेशल बैच है इस पे लिखा ही केवीएस है सबसे ऊपर, केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा, चाहे आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी की, पीजीटी की, पढ़ना आपको सब कुछ ही है, क्योंकि 20 नंबर के लिए मान लीजिए 40 नंबर का भी अगर आ रहा है पीजीटी में तो छोड़ के तो कुछ नहीं जाएंगे ना, और पीआरटी में तो है ही 60 नंबर का। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच से करेंगे तैयारी, कल मिलेंगे, और कल हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सीडीपी के, और फिर टेंशन नहीं लेनी है, अभी डेट आई नहीं है। डेट जब पेपर होगा आपका उससे एक हफ्ते पहले 5 सेशन अलग से मैराथन लगा करके, इतने आप प्रीवियस मैराथन देख सकते हैं। नोट्स डाउनलोड कर लीजिए फ्री में, मैंने दोबारा से शेयर किया कल टेलीग्राम पे, जिन लोगों को डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही थी, मिल नहीं रहे थे क्योंकि बाकी पोस्ट के पीछे छिप जाते हैं। और बाकी के जो दोनों नोट्स हैं आपके मैथ्स और ईवीएस के, वो भी जल्दी से अपडेटेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। थोड़ी सी थकान है, कल बहुत हेक्टिक रहा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।